नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद थर्निवेंथन MS ने। ये सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से। अपने सवाल में उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना की विशेषताएं क्या हैं और तमिलनाडु राज्य में वर्तमान में संचालित PMKK की संख्या कितनी है। तमिलनाडु में PMKK के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश किन किन क्षेत्रों में की जा रही है। तमिलनाडु में PMKK की स्थापना और संचालन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है और इस निधि का अब तक कितना उपयोग किया गया है। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि PMKK गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षकों और उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रमों से सुसज्जित हो। तमिलनाडु में PMKK का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता और रोजगार दरों में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि PMKK यानी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को एक अत्याधुनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जो आकांक्षापूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये केंद्र राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचे के अनुरूप उद्योग संचालित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। PMKK को स्मार्ट क्लासरूम, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और समर्पित परामर्श और नियोजन सहायता सहित मानक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में तमिलनाडु में कुल 23 PMKK प्रचालनरत हैं। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में PMKK द्वारा 89,411 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि राज्य में 69,105 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। ये प्रशिक्षण परिधान, ऑटोमोटिव, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, ग्रीन जॉब्स, हेल्थ केयर, IASC, आयरन एंड स्टील, IT, ITES, चमड़ा, जीवन विज्ञान, रसद, दूरसंचार और पर्यटन और आतिथ्य जैसे 24 क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। तमिलनाडु में 31 PMKK स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में 14 करोड़ 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। PMKK की स्थापना के लिए मौजूदा दिशा निर्देश कुछ निश्चित मापदंड प्रदान करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि PMKK आवश्यक बुनियादी ढांचे, आधुनिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त PMKK में आवश्यक बुनियादी ढांचे का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य मान्यता और संबद्धता भी लागू है। प्रशिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर प्रशिक्षक को अनिवार्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है। पाठ्यक्रम को उभरते कौशल और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को कवर करते हुए बाजार की मांगों को संरेखित करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया जाता है। PMKVY योजना के तहत योजना के पहले 3 संस्करणों में अल्प अवधि प्रशिक्षण घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि PMKVY 1, PMKVY 2 और PMKVY 3 है, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया। तमिलनाडु में PMKK द्वारा PMKVY 2 के तहत प्रशिक्षित STT प्रमाणित उम्मीदवारों की नियोजन दर 56% थी। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापक व्यवधान के कारण PMKVY 3 के तहत ये घटकर 47% हो गई। PMKVY 4 के तहत हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMKVY 4 के तहत हरित कौशल प्रशिक्षण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद PC मोहन ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि कर्नाटक में अब तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हरित कौशल में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रोजगार परिणाम क्या हैं, क्या सरकार ने PMKVY 4 के अंतर्गत हरित रोजगार सृजन के लिए बेंगलुरु में विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है, अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है।
इस सवाल का जवाब कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जिसका मकसद कर्नाटक सहित पूरे देश में युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करना है। इसका उद्देश्य युवाओं को ग्रीन जॉब से संबंधित कौशल सहित उद्योग संबंधित कौशल युक्त करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पीएमकेवीवाई योजना के तहत पीएमकेवीवाई योजना के पहले 3 संस्करणों में अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक में प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1, 2 और 3 है, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लागू किया गया। पीएमकेवीवाई 4 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने अलग अलग कैरियर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे अलग अलग आईटी उपकरण भी अवसर प्रदान करते हैं। पीएमकेवीवाई 4 के तहत ग्रीन जॉब सहित 30 से अधिक सेक्टर्स में एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रीन जॉब्स के तहत शामिल प्रमुख जॉब रोल में सोलर पीवी इंस्टॉलर, रूफटॉप सोलर ग्रिड इंजीनियर, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टेक्नीशियन शामिल हैं। जॉब रोल की पहचान एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप से की जाती है, जिसमें अवार्डिंग संस्थाओं, सेक्टर स्किल काउंसिल, सरकारी मंत्रालयों और उद्योग के हितधारकों से इनपुट शामिल होते हैं। साथ ही क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और एनसीवीईटी द्वारा इन्हें अनुमोदित भी किया जाता है। पीएमकेवीवाई 4 के तहत 31 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु जिले में 10,409 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें 512 उम्मीदवार विशेष रूप से ग्रीन जॉब्स में ट्रेंड हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मजदूरों के पलायन को रोकने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास कामगारों के पलायन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और बलरामपुर जिले सहित देश के सभी आकांक्षी जिलों में स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है। श्रावस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और आकांक्षी जिला बलरामपुर सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने बताया कि उद्योग राज्य का विषय है। राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी औद्योगिक नीतियां बनाते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग भागों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल करती है और नीतियां बनाती है। सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, भारत औद्योगिक भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार, परियोजना निगरानी समूह जैसे कई कदम इसमें शामिल हैं, जो देश भर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना को सुसाध्य बनाते हैं। इन सभी उपायों से प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं में कमी आएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया। ई श्रम पोर्टल का मकसद असंगठित कामगारों को स्वयं घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करके पंजीकृत करना है और उनकी सहायता करना है। 10 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार 30 करोड़ 70 लाख से ज्यादा असंगठित कामगारों ने पहले ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वित्तीय संबंधों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद तापिर गांव ने। अपने सवाल में उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वार्ता के परिणामों का इनके बीच वित्तीय संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को किस तरह सुदृढ़ किए जाने का उद्देश्य है। क्या सहयोग में सुधार लाने और वित्तीय विनियमों को सुसंगत बनाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किन्हीं पहलों या विनियामक सुधारों पर चर्चा की गई है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने बताया कि भारत यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय वार्ता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वित्तीय और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है।
ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच निवेश, अवसंरचना वित्त पोषण, वित्तीय बाजार संबंधी सुधार, विनियामक फ्रेमवर्क संबंधी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय विकास जैसे क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान और सहयोग के अवसरों को सुविधाजनक बनाती है। इस वार्ता के दायरे के तहत भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता दोनों पक्षों के वित्तीय क्षेत्रों के बीच विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करने और सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है। हाल ही में तीसरे FMD का आयोजन 12 दिसंबर 2024 को गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया था। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों राष्ट्रों के भागीदारों ने पूंजीगत बाजारों, बीमा और पुनर्बीमा, पेंशन, फिनटेक, संघारणीय वित्त और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सहित संबंधित वित्तीय सेवा क्षेत्रों में सुधारों का उल्लेख किया। चर्चा से वित्तीय सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए अंतर विनियामक सहयोग के अवसरों का पता लगाने में सहायता मिली। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ओलंपिक की तैयारियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि क्या भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली पेश की है? अगर हाँ, तो इस बोली की स्थिति क्या है? इस आयोजन के लिए संभावित मेजबान शहरों के रूप में किन शहरों के बारे में विचार किया जा रहा है और उनके चयन के लिए क्या मानदंड उपयोग किए गए हैं? ओलंपिक की मेजबानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानित बुनियादी ढांचे में निवेश और उन्नयन का ब्यौरा क्या है? भारत की बोली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और साझेदारी हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक की मेजबानी के लिए बिडिंग के लिए जिम्मेदार है। IOA ने 2036 में भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 1 अक्टूबर 2024 को एक आशय पत्र जारी किया। IOC का एक समर्पित आंतरिक निकाय है जिसका नाम फ्यूचर होस्ट कमीशन है, जो इच्छुक देशों द्वारा ओलंपिक की मेजबानी के विषय से संबंधित है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिए FHC के साथ संवाद शुरू करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब NOC ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए रुचि जाहिर करता है तो FHC के साथ बातचीत विभिन्न चरणों से गुजरती है, जैसे कि निरंतर बातचीत के बाद लक्षित बातचीत जो FHC द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अनुसार IOC कार्यकारी बोर्ड अपनी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार मतदान के आधार पर मेजबान NOC का चयन करता है। वर्तमान में 2036 ओलंपिक की बिडिंग प्रक्रिया उस चरण तक आगे नहीं बढ़ी है जहां विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ओलंपिक सहित खेल स्पर्धाओं के लिए नई सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के माध्यम से खेल अवसंरचना का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इसके साथ ही खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को खेल अवसंरचना जैसे कि सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी टर्फ, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा अपनी खेलो इंडिया स्कीम के तहत सहायता दी जाती है। FHC के साथ संबद्धता के लिए जिम्मेदार संस्था होने के नाते IOA 2036 ओलंपिक के लिए भारत की सफल बिडिंग के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से समर्थन प्राप्त करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालय से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन और किरण चौधरी ने प्रकृति 2025 से जुड़ा सवाल पूछा। अपने सवाल में इन सांसदों ने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि देश में विकसित हो रहे कार्बन बाजार ढांचे में कार्बन क्रेडिट के धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाएंगे। सरकार की 2027 और 2030 के लिए निर्धारित कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ आर्थिक समृद्धि को किस तरह संतुलित करने की योजना है। कार्बन कटौती के लक्ष्यों का निजी क्षेत्र द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों से प्राप्त सीखों को भारत की जलवायु नीति संबंधी रूपरेखा में किस तरह समेकित करने की योजना बना रही है। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जून 2023 से अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अनुसार ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री है। भारतीय कार्बन बाजार में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन देन को रोकने के लिए भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री को सौंपे गए कार्यों में सुरक्षित डेटाबेस और सभी लेन देन के रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। ये रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा रजिस्ट्री भी है। वर्तमान में CCTS के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल कुछ उत्सर्जन गहन उद्योगों को कवर करता है, जिन्हें बाध्यकारी संस्थाओं के रूप में नामित किया गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य केवल
उन बाध्य संस्थाओं को दिए जाती हैं जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निश्चित सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बाध्य संस्थाओं के लिए GEI लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय बाध्य संस्थाओं की यूनिट में संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को व्यवहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जुलाई 2024 में CCTS के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है। MRV फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके लिए GHG उत्सर्जन डेटा का वार्षिक सत्यापन जरूरी है। इसके अलावा बाध्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा GEI लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में प्रकृति शीर्षक से कार्बन बाजारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों में कार्बन बाजार, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के उपायों, स्वच्छ टेक्नोलॉजी के लिए वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए भाग लिया। इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से बाध्य संस्थाएं GHG उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर उपायों का चयन करने में सक्षम होंगी। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से सरकार CCTS के नीतिगत फ्रेमवर्क को अनुकूलित करने में भी सक्षम होगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और बाबूराम निषाद ने। इन सांसदों ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पूछा कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार के लिए क्या विशिष्ट योजनाएं या लाभ शामिल हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किस प्रकार उनकी निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। इस पहल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना तक बेहतर पहुंच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या इस कार्यक्रम के लिए भविष्य में किसी संशोधन या विस्तार की योजना है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में इसके शुभारंभ के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये एक व्यापक कार्यक्रम है जो केंद्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों के विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर सुनिश्चित करने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से सहभागी मंत्रालयों, विभागों की विभिन्न योजनाओं, पहलों को शामिल करता है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इसके अलावा अन्य सहभागी मंत्रालय, विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं, पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का 15% जहां तक संभव हो अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षा और रोजगार के लिए योजनाएं सहित कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों की योजनाएं भी साझा की गई हैं, जिनमें मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, ऋण योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर सहभागी मंत्रालयों द्वारा की जाती है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों की संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करता है, ताकि संतुष्टि स्तर प्राप्त करना सुगम बनाया जा सके। सरकार के परिपूर्ण दृष्टिकोण के तहत कई घटकों ने मुख्य धारा में शामिल होने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न संबंधित योजनाओं में लाभों को पूरी तरह पहुंचाने में सुधार के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है JJM के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि 1 मार्च 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में कितने ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। क्या इन कनेक्शनों का कोई भौतिक सत्यापन केंद्र राज्य स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराया जाता है? अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने।
अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। प्रतिशत के लिहाज से आंकड़ा महज 16.74% था। अब तक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 12 मार्च 2025 तक सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 करोड़ 28 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस तरह 12 मार्च 2025 तक देश के 19 करोड़ 36 लाख ग्रामीण परिवारों में से 15 करोड़ 52 लाख से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। प्रतिशत के लिहाज से आंकड़ा अब 80.15% पर पहुंच चुका है। देश में जल जीवन मिशन के तहत पीने योग्य पानी के नल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या और प्रतिशत जेजेएम IMIS डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन की हर घर जल पहल के तहत किसी गांव द्वारा 100% कार्यशील नल जल कनेक्शन प्रदान करने के बाद उस गांव की ग्राम पंचायत औपचारिक रूप से कार्य पूरा होने की पुष्टि करने के बाद ग्राम सभा संकल्प के माध्यम से गांव को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करती है और कार्यान्वयन विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश सहित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों को कई समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों और सृजित अवसंरचना की कार्यशीलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण परिवारों सहित भारत के सभी ग्रामीण परिवारों में कार्यशीलता मूल्यांकन 2021-22 के दौरान ये पाया गया कि 86% परिवारों में कार्यशील नल जल कनेक्शन थे। इनमें से 85% को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था। 80% परिवारों को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की जलापूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। कार्यशीलता मूल्यांकन वर्ष 2022 में किया गया था। इसके अलावा सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक सततता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से सामग्री की गुणवत्ता और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक स्कीम में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सेंसर आधारित IoT समाधान के माध्यम से गांव में जल आपूर्ति की माप और निगरानी, वैधानिक प्रावधानों के अध्ययन लक्षित सेवा प्रदान करने के लिए घर के मुखिया के आधार को जोड़ना, सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग का भी जेजेएम के तहत प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव वार प्रगति के साथ ही ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।